नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध की। युद्ध भीषण स्थिति में जा रहा है और रोज कुछ ना कुछ इसमें नई चीजें भी आती हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं कि आगे क्या होगा। इसमें सबसे प्रमुख होता है, लोग समाचार पत्रों में सुबह देखते हैं कि टाइम पीरियड का हिंदुस्तान और अमेरिका में काफी अंतर है। तो सुर्खियों में ट्रंप साहब का क्या बयान है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, ये पहली प्राथमिकता। अब उन्होंने कहा है कि नाटो केवल कागजी शेर है, और सबसे बड़ी बात कहकर के ये चौंका दिया उन्होंने कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी यही मानते हैं कि कागजी शेर है। और ट्रंप का कहना है कि यह तो स्थिति अलग है, लेकिन मुझे तो पहले से ही लगता था कि इनमें कोई दम नहीं है। अब मेरा मन है कि इससे बाहर निकल जाना चाहिए। यानी कि नाटो जिस मकसद से बना था, यूरोपियन कंट्रीज और उत्तरी अमेरिका, उसको लेके अब स्थितियां, पुतिन का अपना दर्द है, माफ करिएगा, ट्रंप का अपना दर्द है। उनका कहना है कि नाटो देशों को जब हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए अपने वारशिप भेजने के लिए कहा था तो किसी ने भी सहमति नहीं जताई और सबने पल्ला झाड़ लिया, यानी कि मना कर दिया। वही उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है। उनको लग रहा था कि युद्ध में मैं जैसे चाहूंगा अमेरिकन सोल्जर्स की शायद आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, नेबर कंट्रीज, या मैं जिसको कहूंगा कि भैया अपने लोग भेजिए, और वहां हॉर्मुज स्ट्रेट जैसी स्थिति बनेगी, ये भी नहीं सोचा था उन्होंने। अब ईरान की संसद ने कहा है कि उनकी जो रक्षा समिति है, उन्होंने कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, लेकिन अमेरिका के लिए नहीं। उन्होंने साफ पहले भी ऐलान किया कि अपने दुश्मनों के लिए हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि ये हमले और हो सकते हैं और यह युद्ध आखिरी नहीं है, दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है भविष्य में भी। खैर चलिए, बात नाटो पे आके रुकती है कि नाटो जिस मकसद से बनाया गया था वो मुझे लगता है कि बहुत प्रासंगिक नहीं रहा था। यूएनओ जैसा असर ही अब नाटो का भी होता दिखाई दे रहा है। यूएनओ केवल एक, यूं कहूं कि उसे भी अगर कागजी शेर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वीटो पावर जिन शक्तियों के पास में है वो कुछ नहीं समझते हैं, और खासकर अमेरिका, चाइना, रूस के अपने अंदाज से चलते हैं, तो उसकी भी कोई प्रासंगिकता नहीं। अगर हाँ है तो उन छोटे देशों पे, विकासशील राष्ट्रों पे, जहां वो अपनी हुकूमत थोप सकते हैं या फिर वो अपना मार्गदर्शन के बहाने उन पे किसी भी तरह की चाबुक चला सकते हैं। चलिए, तो नाटो को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि कितनी तकलीफ है नाटो को लेकर के ट्रंप साहब को। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हैं जो इस युद्ध में लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल आनंद साहब हैं, डॉक्टर अजीत द्विवेदी साहब हैं, सभी अपने विषय के जानकार हैं और विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। सिंह साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। नाटो की स्थिति, क्योंकि ये तो एक परीक्षा की घड़ी आई है। कहा जाता था कि पूत के पग पालने में दिखते हैं। अगर भारत की कहावत को यहाँ देखें तो आपको लगता है कि ये स्थिति तो बननी थी नाटो को लेकर के, खासकर अमेरिका की बात नहीं, ट्रंप को लेकर। देखिए योगेंद्र जी, मिडिल ईस्ट की या दुनिया की स्थिति जो 28 फरवरी से पहले थी, उस स्थिति में दुनिया नहीं लौटेगी, क्योंकि पिछले 33 दिन में जो परिवर्तन हुए हैं, जिस तरह का घटनाक्रम चला है, उसका इम्पैक्ट स्पष्ट रूप से झलकेगा। नए अलाइनमेंट होंगे और हार्डशिप्स तो अभी मुझे लगता है कि सभी देशों में जन सामान्य की बढ़ेंगी। आपका सवाल नेटो को लेके है। नेटो की स्थिति ऐसी है कि नेटो का जिस समय बनाया गया था, उस समय दुनिया दो धड़ों में विचारधारा के आधार पे बटी हुई थी, और उस समय जो सामान्यतः जो चीजें सामने आती थी वो आती थी सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन। और आज के समय में 21वीं सदी में ये दोनों ही इररेलेवेंट हो गए हैं, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन। और नई चीजें सामने आ गई हैं, नई, जिसमें एक ये है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे हम, या हम ये कहेंगे कि मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए। तो नई चीजें सामने आ गई हैं, जो पुरानी धारणाएं थी वो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। और इसीलिए जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ तो नेटो का डिसमेंटल हो जाना चाहिए था। जैसे G77 अफेक्टिव नहीं रहा, नॉन अलाइनमेंट ज्यादा अफेक्टिव नहीं रहा,
तो नेटो भी उस समय कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि जिसके लिए वो बना था वो उद्देश्य पूरा हो गया था। लेकिन पश्चिमी देशों ने ये मान के चले कि वो रशिया फिर से राइज हो सकता है, क्योंकि रशियन एम्पायर का जो कंसेप्ट है और जो पास्ट की ग्लोरी से देश आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने बनाए रखा, और बनाए रखा नहीं, उसका एक्सपेंशन भी किया। जबकि अनडिक्लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नाटो अब एक्सपेंड नहीं करेगा ईस्ट वर्ड, जो यूएसएसआर के कंट्री नए सामने आए हैं, तो महत्व तो उसी समय खत्म हो गया था। फिर नेटो को जो मेन मदद कर रहा था, और नेटो को नहीं, वर्ल्ड वार के बाद में यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका ने बहुत ज्यादा मदद की। यूरोप वालों का ये अनुभव है कि वर्ल्ड वार में कितना तबाही हुई थी, अमेरिका की तबाही नहीं हुई। अमेरिका ने तो गेन किया था वर्ल्ड वार में, अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत हुई थी, जीडीपी बढ़ी थी अमेरिका की, लेकिन यूरोप का पूरा डिसमेंटल हो गया था। तो यूरोप का पुनर्निर्माण करने में अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मार्शल प्लान के थ्रू। तो ये मान के चल रहे थे अमेरिका वाले कि यूरोप तो हम चाहेंगे जैसे ही काम करेगा, लेकिन यूरोप ने एक अलग रास्ता अपनाया कि शांति का रास्ता हो, प्रगति का रास्ता हो, सेना पे कम खर्चा किया जाए। और ट्रंप आए तो ये कहा कि ये तो अमेरिका पे लाइबिलिटी बन रहे हैं। तो ट्रंप का जिस तरह का दृष्टिकोण था, और केवल ये नहीं है कि वो दुनिया के बारे में ट्रंप का ऐसा दृष्टिकोण है, ज्ञान को लेके भी ऐसा ही दृष्टिकोण उनका रहा कि मैं दुनिया जो सिद्धांत बना रहे हैं बुद्धिजीवी, उनको हमारे समाज पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगा। यूनिवर्सिटीज को जिस तरह से वो क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो ट्रंप का जो दृष्टिकोण है वो एक रियल एस्टेट डीलर या रियल एस्टेट कार्टेल वाला है। एग्जैक्ट पोजीशन तो यही है। सर, मैं एक बीच में एक सवाल करना चाहूंगा। जैसे ही ट्रंप का बयान आया है, हालांकि स्टारमैन ने पिछली बार भी कहा था कि 35 देशों के साथ में हमारी चर्चा है और इसी वीक हम इस पर कोई चर्चा करेंगे, खासकर हॉर्मुज को लेके। एक प्रेशर कहा जा सकता है अमेरिका का इस चर्चा को। देखिए, यूके और यूएस के बहुत अच्छे स्पेशल रिलेशनशिप है यूके के दूसरे देशों की तुलना में। तो यूके अल्टीमेटली यूएस से अलग नहीं जा सकता। अभी अभी स्टारमर को मैं देख रहा था, वो एड्रेस कर रहे थे, तो वो तैयार तो है, लेकिन अकेले वो भी सेना नहीं भेजना चाहते, क्योंकि हुर्मुज में जो भी सेना भेजेगा उनको लग रहा है कि ट्रंप रिलायबल नहीं है, हमें फंसा के खुद निकल जाएंगे हमारी सेनाओं को, क्योंकि विश्वास नहीं है ट्रंप का। न दोस्तों को सबसे बड़ी बात यही है, न विरोधियों को विश्वास है। आज ट्रंप साहब 9:30 बजे अमेरिकन टाइम में एड्रेस करने वाले हैं अपने नेशन को, और दुनिया को क्या कहते हैं ये उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी भी ट्रंप पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। दोस्त भी इजराइल भी नहीं कर रहा है, जिस इजराइल की इतनी मदद कर रहे हैं वो भी ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहा है। तो जितनी विश्वसनीयता खोई है, ये अमेरिका के लिए लंबे समय तक अमेरिका की जनता को, अमेरिका के देश को प्राइस पे करनी पड़ेगी इसकी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी संकट ये रहेगा, क्योंकि ट्रंप के बूते कंट्री पे भरोसा लोग करेंगे नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि देश के आप एक वहां के मुखिया हो, आप राष्ट्रपति हो, क्योंकि आप ट्रंप नहीं है फिलहाल, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं आप वहां पे। तो एक भरोसे वाली जो बात है, क्योंकि इससे पहले की बात करें तो इराक में भी ऐसी सिचुएशन बुश दे चुके हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप की जो स्टाइल है, ट्रंप तो सोच के चल रहे थे कि मैं अपने सोल्जर्स और इकोनॉमी को सेव कर पाऊंगा और दूसरे लोगों को मैं लगा दूंगा, लेकिन ये सारा खेल में ट्रंप यहीं गच्चा खा गए। मुझे लगता है कि अब तक की एक बहुत बड़ी भूल उनकी रही होगी शायद, जो मेरा अपना मानना है, कि इजराइल के चपेटे में वो आ गए। चलिए, मैं अभी अजीत द्विवेदी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है कि नाटो को लेकर के कहीं, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं, हाँ, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज और जो देश हैं उन्हें अभी भी लगता है कि एक ऐसा, चाहे नाम का ही दंत विहीन, ये कि ऐसा कोई एक आडंबर कहूं या कोई वृक्ष मान के चलिए कि जिसकी आड़ थोड़ी जरूर है, हालांकि बारिश से उसमें छींटे भी नहीं रुक पाएंगे, लेकिन हाँ अभी इसे जिंदा रखना चाहते हैं। अब ट्रंप चाहते हैं कि इससे तो बिल्कुल एग्जिट होना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये लोग कोई मदद तो करेंगे नहीं, क्योंकि एक परीक्षा की घड़ी थी, कोई साथ नहीं दे रहा। एजेंडा साहब है, जैसे करोड़ी सिंह साहब ने कहा कि भरोसे की बात है, वो साथ दे भी सकते हैं, लेकिन भरोसा कौन करे, पता लगे कि इनको उलझा करके वो गायब हो लिए वहां से। देखिए,
करोड़ी सर ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि शीत युद्ध के बाद ये अपनी प्रासंगिकता नाटो खुद खो चुका था और उसको बंद ही कर देना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे 77 वर्ष हो गए इसके, 77 ईयर नाटो के बने हुए। अप्रैल 1949 में बनता है और उस समय उसके पीछे सीधे सिद्धांत ही ट्रूमैन का था कि रसिया के जो एग्रेसिव पॉलिसी थी उसको रोकना। और शीत युद्ध के समाप्ति के बाद और रसिया के विघटन के बाद, सोवियत संघ के, सॉरी, आप देखेंगे कि उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जानी चाहिए थी। आज 32 देश हैं नाटो के और इसी जी नाटो के डर से जो 3 वर्ष से आप जी, देखेंगे द्विवेदी साहब, एक मैं जरूर दर्शकों को अपडेट करना चाहूंगा कि जैसे अभी करोड़ी सिंह साहब कह रहे थे कि अभी स्टामर को मैं सुन रहा था, वो कीर बोल रहे थे कुछ, अब उनका बिल्कुल खुला बयान आ चुका है कि ये युद्ध हमारा नहीं है, हम इसके झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो यानी कि क्लियर है, यूके का एजेंडा साफ है कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अब स्पेन और इटली ने पहली बार नाटो इतना कमजोर दिखा है 77 वर्षों के बाद, क्योंकि कागजी शेर, आप जैसे खुद ट्रंप ने कल कागजी शेर इसे बताया है और ये बता रहे हैं कि पुतिन भी इसको कागजी शेर ही समझते हैं। इसका मतलब समझते हैं, उनका इशारा वहां है जो पिछले 3 वर्ष से अधिक समय से युद्ध आपका रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। इसी नाटो के डर के साए में वो युद्ध प्रारंभ हुआ, अगर आप सबको ध्यान हो तो, कि यूक्रेन अपने आप को नाटो से जुड़ जाएगा तो फिर रसिया के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब खुद जो सबसे बड़ा संरक्षक राष्ट्र यूएस था नाटो का, वो खुद उसके प्रेसिडेंट खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये सिर्फ कागजी शेर है, क्योंकि पिछले 33 दिनों से वो लगातार अपील करने के बाद भी कोई भी नाटो का देश खुल के उनके समर्थन में नहीं आया है। साथ ही साथ स्पेन और इटली जैसे नाटो के सदस्य देशों ने तो अपना एयर फील्ड भी बंद कर दिया है अमेरिकन हवाई जहाजों के लिए और रिफिलिंग के लिए बंद कर दिया है। तो ये अब सबसे कमजोर नाटो इस समय दिख रहा है और कहीं ना कहीं हमको लगता है ट्रंप ने अति उत्साह में ईरान पे हमला कर दिया था, अपने अति उत्साह के कारण, जिसके कारण उनको अपने देश के अंदर भी ये झेलना पड़ा। इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे दुनिया पे छाई हुई है, हमारे आपके घरों तक पहुंच गई है इनडायरेक्टली किसी भी रूप में, जो देश सीधे शामिल भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दबाव उनके ऊपर काम कर रहा है और इस दबाव से निकल पाना कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए मुश्किल हो रहा है। तो जैसे तैसे वो बयान दे रहे हैं और आज जो 9:30 बजे उनका होने वाला है, हमको लगता है वो एग्जिट करने का कोई ना कोई रास्ता खोज के यहाँ से निकलना चाहते हैं। और कोई भी नाटो का सदस्य उनके इस अति उत्साह वाले युद्ध में शामिल होकर अपना और ज्यादा नुकसान कराना नहीं चाहता कहीं ना कहीं। तो यही है नाटो की कमजोरी, इस युद्ध ने पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने ला दिया और अब दुनिया सिंगल पोलर नहीं रह जाएगी या डबल पोलर, जो अब मल्टी पोलर कहीं ना कहीं होने की स्थिति में दुनिया आ गई है। धन्यवाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने सही कहा है कि हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ 35 देशों के साथ में चर्चा के भी एक एजेंडा है उनका। और सबसे बड़ी बस बात यही है कि भरोसे की जो बात है वो भरोसा ट्रंप का कोई कर नहीं सकता, इसी वजह से कोई इसमें पंगा नहीं लेना चाहता। उधर ईरान ने साफ कहा है कि कीमत अमेरिका को चुकानी होगी अगर वो पैदल सेना लेकर के पहुंचते हैं। हमारे लड़ाके तैयार है, इस बात को लगातार वो रिपीट कर रहे हैं। और मुझे स्टेट को लेकर के भी उन्होंने कहा है। साथ ही हुती और हिजबुल्लाह दोनों को लेकर के इजराइल अभी भी अपने बयान जारी कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह का कमांडर, उनका नाम है यूसुफ इस्माइल आसिम, उनको हमने मार गिराया है, टारगेट किया है, ये इजराइल का दावा है। लेकिन चलिए, सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब गुरुवार की सुबह में, यानी कि भारतीय समय के अनुसार, ट्रंप संबोधित करेंगे तो क्या सामने आता है। चलिए, कपिल आनंद साहब हमारे साथ में हैं, उनके पास में मैं जाना चाहूंगा। मिडिल ईस्ट को लेकर के ट्रंप का एक बयान आया था, कपिल साहब आपको ध्यान होगा, 2 दिन पहले ही इवनिंग में उन्होंने कहा था कि जो कुछ रसिया अमेरिका का घाटा हो रहा है वो सारा मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देश देंगे, उसको चुकाएंगे। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना चाहूंगा, एक आंकड़ा अभी कोई सामने आया है, करीब 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सीधा जा रहा है, जीडीपी पे असर हो रहा है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात यह है। तो ये इस तरह का भी एक प्रेशर होगा, क्योंकि जंग वहां लड़ी जा रही है लेकिन दुनिया की बड़ी आबादी अभी भी इससे प्रभावित है, चाहे भारत हो, कोई हो। हमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी तरह से इसका सामना करना पड़ रहा है। उसकी 2-3 वजह हैं। खाड़ी देशों में जो लोग हमारे काम करने के लिए गए हैं उनमें भय व्याप्त है, वो वापस लौटने शुरू हो गए हैं।
वो वापस लौटते हैं तो इंडिया की एक लायबिलिटी बढ़ेगी कि उन लोगों को कैसे ऑक्यूपाइड करेंगे, कहाँ उनके लिए नौकरी देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जाकर के वहां से पैसे तो लेके आ ही रहे थे और एक रोजगार भी दे रहे थे वहां पे। एक व्यक्ति दूसरों को भी वहां ले जा करके और अपनी स्किल के जरिए एम्प्लॉयड कर रहे थे। तो ये सिचुएशन भारत से कई ऐसे मुल्क हैं जिनके सामने बनेगी। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि 2 से 3 वीक में ये खत्म हो जाएगा और ईरान में जहां जिस रिजीम से हमें चर्चा करनी है वहां चर्चा चल रही है और खत्म होने वाला है युद्ध। हालांकि इस पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। मैं भी काफी कमेंट्स देख रहा था, उसमें है कि ट्रंप के इस बात पे तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता। वो एक ऐसी डेडलाइन देते हैं जिसके अंदर पता लगे कि शायद तब तक कुछ होगा, वो भी एक उम्मीद करके चलते हैं इससे। तो क्या मानना है कि ये जंग के बीच इसी तरह से लोगों की मुसीबतें भी बनी रहेंगी? सबसे पहले तो मैं जन टीवी के सभी दर्शकों को जो है नमस्कार कहना चाहता हूं। और सर आज एक बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर जो है हम चर्चा कर रहे हैं सर आपके चैनल पर। और मैंने अभी करोड़ी सिंह सर को सुना, उन्होंने भी बहुत सारी बातें क्लियर की हैं। और मैंने डॉक्टर अजीत जी को भी सुना, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें जो है आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताई हैं। कुछ बातें मैं भी आपके चैनल के माध्यम से साझी करना चाहता हूँ। आपने प्रश्न मेरे से बहुत अच्छा पूछा है सर, और मैं कुछ आपको तर्क देना चाहता हूँ सर। आज आपके चैनल पर मैंने पहले भी 1-2 बार कहा है कि आज तक अमेरिका के इतिहास में ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं हुए जैसे ट्रंप साहब हो, क्योंकि ये अपनी बात के ऊपर अडिंग रहते नहीं है सर। और निक्सन साहब जो राष्ट्रपति हुए थे वो भी कुछ इस तरीके के थे, लेकिन ये तो उनकी सीमाओं को भी पार कर गए। और ये जो बहकी सी जो बातें अभी ये कर रहे हैं, इसके पीछे मैं आपको बात बताना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं सर, और 50 राज्यों में अभी थोड़े दिन पहले 3100 जगह पर लगभग प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें अमेरिका के 80 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और उन्होंने नो किंग की बात करी है, और वो चाहते हैं कि जो ट्रंप है वो चले जाएं सत्ता से। अब इनको कुछ तो करना है। अब इनकी मिडिल ईस्ट में जो राष्ट्रपति साहब हैं अमेरिका के, इनकी मिडिल ईस्ट में क्या नीति है सर? मिडिल ईस्ट में जो तेल है उसके ऊपर ही अपना वर्चस्व लाना चाहते हैं, उसके ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। करोड़ सिंह जी साहब ने अभी जो बोला था कि उसमें मैं 2 बातें और ऐड करूंगा। उन्होंने कहा कि जो नेटो जो बना था वो बना था सामूहिक सुरक्षा के ऊपर। नेटो जो बना था वो बना था सर लोकतंत्र के प्रोटेस्ट के लिए। नेटो जो बना था वो बना था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर। नेटो जो बना था वो बना था रूल ऑफ लॉ के लिए। और मैं आपको सर बताना चाहता हूं कि जो अमेरिका है इस वक्त, अमेरिका के जितने भी जो देश हैं जो नाटो के साथ में, अमेरिका के जो साथी जो 32 लोग जो जुड़े हुए हैं, ना तो नाटो आज टूटता, ना नाटो आने वाले कुछ समय तक टूटता सर। क्योंकि जो ट्रंप साहब हैं, ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं, वो जो अभी कहते हैं थोड़ी देर बाद में वो अपनी बात के ऊपर पलट जाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि सर यूएनओ जो है वो खत्म हो जाएगा या नेटो खत्म हो जाएगा। इतनी आसान परिस्थितियां नहीं है। और बात अगर मैं ईरान की करूं तो ईरान से गलत पंगा ले लिया है सर। और अगर आप अनुच्छेद 5 को देखेंगे जो नाटो बना था, उसमें यह था कि जितने सदस्य राष्ट्र हैं, यदि उनमें से किसी एक पर हमला होगा तो सभी पर हमला समझा जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि अमेरिका और इजराइल के अतिरिक्त आप मुझे बताइए ना किसका सीधा सीधा ईरान के साथ में पंगा चल रहा है। और मेरोनी ने अभी इटली के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा ठीक है, बोला आप धमकी तो छोड़ देंगे हम। लेकिन इतना आसान नहीं है सर, किसी भी संगठन को डिसॉल्व करना इतना आसान नहीं है, उसमें बड़ा समय लगता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ईरान ने एक बात और कही है सर। उन्होंने ये कहा है, अमेरिका किस पे, अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका 2 बातों पर पूरी दुनिया के अंदर पावर है सर। पहला है उसकी इकोनॉमी, और दूसरा है जो उसके पास टेक्नोलॉजी है। और ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने ये कहा है कि खाड़ी देशों के अंदर जितने भी उनकी कंपनीज वर्क कर रही है, अमेरिका की 18 कंपनियां हैं सर। मेटा है, गूगल है, सिस्को है, माइक्रोसॉफ्ट है, डेल है, बोले उनके जितने भी ठिकाने हैं, कंपनियां हैं, उनके ऊपर हम अटैक करेंगे। आप ये देख लीजिए कि ईरान एक अलग तरीके पे चल रहा है। और ये जो ईरान की जो पॉलिसी सामने आ रही है, जो अभी किसी दुनिया के किसी को नजर नहीं आ रही है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, जो थोड़ी बहुत मुझे समझ है सर, ये जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति बौखलाहट है, ये उसी कारण से, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के अंदर ईरान ने नया जो मोड़ दिया है, उसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति आप देख लीजिएगा कि रात को वो कुछ अलग बात करेंगे। अभी कल उन्होंने कुछ अलग बात बोली थी। और हो सकता है कि वो इनको जो नाटो के जो देश है
उनको वो किसी ना किसी रूप में अपने साथ में समर्थन लाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी जैसा आपने कहा कि एक रिपोर्ट आई कि जो ब्रिटेन है उन्होंने साफ मना कर दिया, दुनिया के जो अन्य देश हैं वो भी साफ मना कर चुके हैं जो कि नाटो के साथ में जुड़े हैं, क्योंकि ये सर समाप्त होना बड़ा खेल है। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत करी है, अंत तभी होगा जब ईरान चाहेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जबरदस्ती अपनी शर्तों पर इस युद्ध को समाप्त करवाना चाहते हैं, जबकि सर ये पॉसिबल नहीं है। ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। ओवर यू टू सर। बिल्कुल, देखिए इस अगर उसमें पहले भी मैंने कहा कि इस युद्ध से स्थितियां कई चीजें बदल गई हैं। यूएस का वो भ्रम भी टूटा है इसमें, जिसमें यह माना, मैं यूएस का तो क्या कहूंगा, ट्रंप का अगर मैं कहूं कि उनको भी जिस तरह से लग रहे थे कि शांति पुरस्कार ऐसे ही मिल जाते हैं जैसे कोई भी चीज ऐसे मिल जाती है। उसके अलावा जो उन्होंने दुनिया की परीक्षा ली है, लेकिन खुद भी उस परीक्षा के दौर से निकल गए कि क्या कुछ हो सकता है, यानी कि मैं कहूं कि फंस गए, और फंसने के अंदर उनके जो बयान आ रहे हैं वो उनकी एक तरह से कमजोरी जाहिर कर रहे हैं। मैं सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। यूं तो गुरुवार के सुबह भारतीय समय के अनुसार वो क्या कुछ बोलते हैं इस पे कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन आपको लगता है कि जो उनके बयान आ रहे हैं एक उलझन भरे बयान है, कोई भी सामने वाला समझ सकता है कि उलझ गए हैं। देखिए अगर हम बात करें नेतन्याहू, वो युद्ध पे फोकस कर रहे हैं, उनके नपे तुले बयान आते हैं। ईरान के नपे तुले बयान है, युद्ध से जुड़े हुए बयान आते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि आज खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, हमारी किसी से चर्चा चल रही है उसको मध्यस्थता नहीं करेंगे, दोनों ओर से नहीं आ रहे। लेकिन ट्रंप साहब ऐसे अटक करके रह गए हैं इसमें, जिसकी वजह से उनके बयानों पे भी असर पड़ रहा है। तो सर ये मान सकते हैं कि उनके बयानों पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। अभी भी कह रहे हैं 2 से 3 वीक में हम ईरान से चले जाएंगे, ईरान के साथ कोई समझौता नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, इस 33 दिन के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण जो टेक अवे है वो ये है कि शक्तिशाली की शक्तिहीनता नजर आ रहा है, और सबसे कमजोर की बर्बादी में भी एक मजबूती नजर आ रही है ईरान की, बर्बाद होके भी। क्योंकि देखिए जितना अमेरिका के पास शक्ति है, जितना इजराइल अमेरिका डैमेज कर सकते हैं, उतना ईरान नहीं कर सकता। लेकिन उस बर्बादी के होते हुए भी ईरान मजबूती दिखा रहा है और उधर उनकी शक्तिहीनता है। ट्रंप ने ये कह दिया है कि हुर्मुज को खुलवाने के लिए मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया, कोई नहीं आ रहा तो मैं भी छोड़ के जा रहा हूं। हमारे उद्देश्य तो पूरे हो गए, सैनिक उद्देश्य था और वहां लीडरशिप को लिक्विडेट करना था। अब नई लीडर आई है, लीडरशिप आई है ईरान में, वो अच्छी है, तो वो हो सकता है कि अपने भाषण में ये रेफरेंस दें कि नई लीडरशिप अच्छी है, इसलिए हम ज्यादा स्ट्राइक नहीं करेंगे ईरान को, और हुर्मुज को दूसरे जाने जो सफर कर रहे हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, जिनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, जिन ऊर्जा संकट आ रहा है, वो निपटे इससे। अब लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी वो मेरे ख्याल से एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो ये है कि यूएई को वो आगे करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन रखवा रहे हैं कि एक मल्टीनेशनल फोर्स तैयार की जाए जो हुर्मुज को गार्ड करे और यहाँ हुर्मुज को खुलवाए, और वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है। तो उसके लिए वो ये मेरे ख्याल से लास्ट ऑप्शन है उनके पास, बाकी कोई तैयार नहीं हुआ और कोई ऑप्शन है नहीं। तो हो सकता है 1-2 दिन में यूएई एक रिजोल्यूशन रखे सिक्योरिटी काउंसिल में, जो अमेरिका तो बैक करेगा और भी बैक कर लें, क्योंकि सेना भेजने के लिए इजराइल ने भी मना कर दिया। नेतन्याहू ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम सेना नहीं भेजेंगे होर्मुज के लिए, या जो खार के आइलैंड है उसमें, तो इजराइल ने मना कर दिया। तो अब अमेरिका की अकेले की सेना भेजी है, और अकेले की सेना भेजना अमेरिका के लिए कितना बड़ा डिजास्टर होगा, ये अमेरिकन इतना तो इमेजिन कर ही लेते होंगे। इतना मजबूत ऑफिस है उनके पास, पेंटागन, तो अमेरिका अकेला कोई एक्शन नहीं लेगा। तो अब किस रूप में वो निकलते हैं, मुझे लगता है कि वो निकलने का कोई न कोई अनाउंसमेंट करेंगे कि मैं इस तरह से निकल सकता हूं, क्योंकि ईरान बिल्कुल रोकना नहीं चाहता। ईरान ये चाहता है कि ये बार बार का सरदर्द है, पिछले 47 ईयर से मैं सफर कर रहा हूं, इसको मैं लॉजिकल स्टेज पे ले जाऊंगा। मैंने इनिशिएट नहीं किया, मैं तो रिटालिएट कर रहा हूं, और अब फाइनल स्टेज पे ले जाऊंगा। कोई समझौता नहीं होगा जब तक कि जो बेसिक कंडीशंस सामने ना आ जाएं, और जो बेसिक चीजें हैं वो पाकिस्तान और चाइना ने अभी बीजिंग में, जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री उप प्रधानमंत्री गए, तो एक 5 पॉइंट का जो दिया है प्रपोजल, उसमें वो तो सामान्य है बात तो,
लेकिन जिस सामान्य के लिए हम कहते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में भरोसा करना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए देश की, उसमें हस्तक्षेप नहीं करें, ये सब कॉमन सेंस के पॉइंट हैं। लेकिन ईरान के लिए अगर वो एक्सेप्ट अमेरिका कर लेता है तो जो अमेरिका का उद्देश्य था वो ईरान में कहीं पूरा नहीं हुआ। ईरान उसी तरीके से मजबूती से फिर सामने आएगा। और एक रिपोर्ट और आ रही है कि रशिया ने S-500 वहां भेज दिए हैं ईरान, और सुपरसोनिक मिसाइल भी भेज दिए हैं। अगर ये हो गया और अमेरिका वाले अपने ग्राउंड फोर्स वहां ग्राउंड पे उतारते हैं खारगो वो आइलैंड पे, और फिर क्योंकि वो फोर्सेज वहां तक नहीं रहेंगी, उनको मेनलैंड में जाना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि ये आइलैंड तो बहुत छोटा सा है और वहां ऑयल गैस नहीं है, वहां तो वो स्टोरेज है, वहां से एक्सपोर्ट होती है क्योंकि वो डीप वाटर में है। तो वहां तक अमेरिका को सीमित नहीं रहना पड़ेगा। और उधर से S-500 और सुपरसोनिक मिसाइल आ गई तो निश्चित रूप से ईरान का रिटेलिएशन और ज्यादा भयंकर होगा, जो कि इजराइल के लिए तो अभी भी बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहा है। और अब 2 दिन से तो हुती भी सामने आ गए हैं, तो लेबनान को भी ले लिया है, यमन को भी ले लिया है, सीरिया में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा वहां शरणार्थी चले गए हैं, वो भी सफर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की मध्यस्थता कोई ज्यादा रंग खिलाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की मध्यस्थता ईरान नहीं मानेगा जिस रूप में चाहते हैं। और जो ईरान चाहता है, जो कि पाकिस्तान और चीन ने बीजिंग में जो 5 पॉइंट किए हैं, वो अमेरिका कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुझे लगता नहीं कि किसी रूप में ये रुकेगा, लेकिन ट्रंप हो सकता है यूनिलेटरल कुछ अनाउंस कर दें अपने भाषण में कि कोई दुनिया में साथ नहीं दे रहा तो मैं अकेला ही क्यों लड़ूं, क्योंकि बिल्कुल वो ये कह सकते हैं कि मैं तो दुनिया के लिए लड़ रहा था, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए, ताकि वहां से क्रूड ऑयल और ये सारी चीजें आ सके, क्योंकि दुनिया की जरूरतों को पूरा वही जलडमरू कर रहा है। तो ये बयान आ सकता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात और कही है कि नई रिजीम जो यानी कि नया शासन ईरान का, उसने सीज फायर के लिए कहा है, लेकिन हम सीज फायर तभी करेंगे जब वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा, तब तक ईरान की तबाही करते रहेंगे। ये एक नया बयान आया है। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनटों बाद में ईरान का बयान जरूर आएगा कि हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है। खैर, हो सकता है कि बात भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई बयान आएगा। मैं द्विवेदी साहब आपके पास में आना चाहूंगा, आप और कपिल साहब से एक मिनट लूंगा क्योंकि समय का अभाव है। आपको क्या लगता है कि इन बयानों से कहीं कोई बात बनने वाली होती है? क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि रणनीति कहीं बन रही होती है और इसने में उतावलेपन में कोई भी बयान नहीं आता, और ट्रंप साहब के बयान ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चर्चाएं नहीं हो रही हैं। ट्रंप साहब के जो बयान है उसने अब तक यूएस के प्रेसिडेंट की सबसे ज्यादा विश्वसनीयता को संकट में डाल दिया, कह सकते हैं। पूरी तरह से विश्वसनीयता खारिज हो चुकी है, और अपनी विश्वसनीयता तो उन्होंने खारिज की ही, अपने साथ साथ नाटो की कमजोरी को उन्होंने भी सामने ला दिया। और इसका नतीजा है कि आप देखेंगे कि कल एक बयान आया है यूक्रेन के तरफ से कि मैं नाटो में अगर शामिल नहीं होता हूं, वो मैं छोड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन रसिया को हमारी जीती हुई जमीन वापस देनी पड़ेगी तो हम युद्ध विराम पे सोच सकते हैं। इसका जिस नाटो में शामिल होने के लिए उसने 3 साल युद्ध को झेल लिया, अब नाटो की स्थिति देखकर उस युद्ध से वो निकलना चाह रहा है। तो ये सारा संकट खड़ा किए हैं ट्रंप जी ने, जिन्होंने अति उत्साह में युद्ध किया और रोज अपने ट्वीट और अपने वक्तव्यों से अपने बातों को खुद पलट देते हैं, जिसका कारण है कि अमेरिका के अंदर भी प्रेसिडेंट की विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है। जो कभी विश्व का सबसे ताकतवर लीडर माना जाता था, आज कहीं ना कहीं मजाक का पात्र बनते जा रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं चलिए कपिल साहब आपके पास में आना चाहूंगा, लेकिन इससे बीच एक बड़ा बयान रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आया है। उनका ये कहना है कि एक ट्रांजिट रूट दिया जा सकता है जो सबके लिए फायदे की बात होगी ऊर्जा संकट को देखते हुए। चलिए मैं इसी पे आपसे जानना चाहूंगा कि पुतिन, क्योंकि कहते हैं पुतिन बहुत नपीतुली बात कहते हैं, तो यहाँ कुछ रसिया दूसरे देशों की भी यूं कहूं कि एक भरोसा जीतने के लिए और इसमें अपना एक, मैं कहूं एक तुर्प का पत्ते के रूप में ये काम ले सकते हैं अपने ट्रांजिट रूट को, कि आप इधर से लेकर के आइए, और ये बड़ा फायदेमंद रहेगा दुनिया के लिए भी। हॉर्मुज स्ट्रेट जब तक विवाद चल रहा है तब तक। सर आप सही कह रहे हैं। जब से ये जो ईरान का अमेरिका के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ है, तब से अगर हम गौर करके देखेंगे तो रूस के राष्ट्रपति ने कोई भी ऐसी विवादास्पद बात नहीं बोली है सर। उन्होंने जुड़ने के लिए बात करी है सर।
अभी भी जैसा आप कह रहे हैं कि वो मार्ग की बात कर रहे हैं, तो सर मुझे लगता है कि सहमति बन सकती है उनके विचार के ऊपर। लेकिन ट्रम्प साहब के बारे में सर मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि सर उनके किसी भी बयान के ऊपर कोई भी सहमति शायद अब नहीं बनेगी सर, क्योंकि वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं सर वो शायद संभव ही नहीं है सर कि वो हो जाए सर। वो तो ऐसे बात करते हैं, क्योंकि एक कहावत भी हम लोग सब लोगों ने सुनी है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है सर, तो वो गरजने वाली बात करते हैं सर। तो इस तरीके से जी जो है जी सर। पुतिन के बयान को कैसे देखते हैं सर आप? मैं बहुत ही शॉर्ट में चाहूंगा आपसे। सर मेरा मानना है कि पुतिन साहब जो कह रहे हैं उनकी बात के ऊपर आम सहमति बन सकती है सर। जो दुनिया के जो अन्य राष्ट्र हैं वो उस पर अपनी सहमति जता सकते हैं सर, क्योंकि रूस ने अभी भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पुतिन जिस तरह से कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से भी ठीक रहेगा और एक नया ट्रांजिट रूट दिया जा सकता है अगर सबकी सहमति हो, तो हॉर्मुज स्ट्रेट से ये डाइवर्ट करके इधर से जाया जा सकता है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई अभी इस बीच रास्ता आ सकता है। सबके गले तक मैटर आ चुका है, यानी कि भर चुके हैं सभी। अब इससे किसी भी तरह से एक ऑनरेबल एक एग्जिट का प्लान ट्रम्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब भरोसा कौन करे कि अब इनके बीच मध्यस्थता के लिए भी वो बड़ा संकट है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान भी जानता है इनकी हरकतों को, कि हमें कहीं अटका करके खुद गायब नहीं हो जाएंगे तो हम कहीं के भी नहीं बचेंगे। इसी तरह से नाटो के जो देश हैं वो भी ये चाहते हैं। अभी बयान में देख रहा हूं उनका, जंट्री पे आप देख रहे होंगे, उसमें साफ कहा है कि यूके पे क्या भरोसा करेंगे, उनके पास तो अपनी नेवी तक भी नहीं है। यानी कि ब्लो बेल्ट भी अब थोड़े से वो जाने लगे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।